2026 के निकाय चुनाव में ईवीएम को बाय बाय। 18 साल बाद फिर लौटेगा बैलेट पेपर का दौर। नगर निकाय चुनाव को लेकर इस बार मतदान प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। वर्षों बाद एक बार फिर चुनावी मैदान में पुरानी व्यवस्था की वापसी हो रही है। इस बार नगर निकाय चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जगह बैलेट पेपर से मतदान कराया जाएगा। आयोग के इस फैसले से चुनाव की पूरी प्रक्रिया का स्वरूप बदल चुका है। ईवीएम से मतदान नहीं होने के कारण इस बार उम्मीदवारों को चुनाव परिणाम के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। पिछले चुनावों में जहां मतगणना कुछ ही घंटों में पूरी हो जाती थी, वहीं इस बार परिणाम आने में करीब 72 घंटे का समय लग सकता है। दरअसल साल 2008 के बाद व्यवस्था में सुधार के उद्देश्य से नगर निकाय चुनावों में ईवीएम को शामिल किया गया था। पिछले 2 चुनाव ईवीएम से कराए गए, जिससे मतदान और मतगणना दोनों ही प्रक्रिया तेज रही। लेकिन इस बार आयोग ने 18 साल पुरानी बैलेट पेपर प्रणाली को फिर से लागू करने का निर्णय ले लिया है। बैलेट पेपर प्रणाली के तहत मतदाताओं को इस बार एक ही बैलेट बॉक्स में 2 अलग-अलग बैलेट पेपर डालने होंगे। एक बैलेट पेपर महापौर पद के लिए होगा, जबकि दूसरा वार्ड सदस्य के लिए चुनाव के लिए होगा। इससे मतदान केंद्रों को सतर्कता और मतदाताओं की समझदारी दोनों की परीक्षा होगी। हाथियों की आपसी भिड़ंत में एक की मौत, टूटा दांत गायब, जांच में जुटा वन विभाग। चाईबासा टोटो थाना क्षेत्र के सागरकाठा रोमानरा गांव के बीच हाथी की मौत के मामले में वन विभाग ने स्थिति स्पष्ट की है। वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिकपारी थाना क्षेत्र में हाथियों का एक झुंड विचरण कर रहा था। इसी दौरान मंगलवार की देर रात 2 हाथियों के बीच आपसी भिड़ंत हो गई थी, जिसमें एक हाथी की मौत हो गई। वन विभाग के अनुसार भिड़ंत के दौरान हाथी का एक दांत टूट गया, लेकिन घटनास्थल से वह दांत गायब पाया गया है। दांत कैसे और किन परिस्थितियों में गायब हुआ, इसकी गंभीरता से जाँच की जा रही है। विभाग द्वारा आसपास के ग्रामीणों से संपर्क किया जा रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही हाथी के दांत बरामद कर लिए जाएंगे। घटना की जानकारी मिलते ही चाईबासा वन प्रमंडल पदाधिकारी आदित्य नारायण अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। वन विभाग ने फिलहाल तस्करी की पुष्टि नहीं की है, लेकिन दांत के गायब होने को लेकर हर पहलू से जांच की जा रही है। जमशेदपुर में स्कूल वैन के ड्राइवर ने 5 साल की मासूम के साथ की अश्लील हरकत। जमशेदपुर के बिरसा नगर थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां यह घटना इंसानियत को झकझोर कर रख देने वाली है। स्कूल से घर लौटती महज 5 साल की एक मासूम बच्ची के साथ उसके ही वैन चालक के द्वारा अश्लील हरकत करने की बात सामने आई है। इस घटना ने न सिर्फ एक परिवार के भरोसे को तोड़ दिया, बल्कि पूरे समाज को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल जिस स्कूल वैन पर रोज भरोसे के साथ बच्चे बैठते हैं, उसी वैन में एक मासूम बच्ची की सुरक्षा तार कर दी गई। आरोप है कि वैन चालक ने बच्ची के साथ स्कूल से घर लौटते वक्त अश्लील हरकत की है। शाम को जब बच्ची घर पहुंची तो उसकी चुप्पी, उसका डर, उसकी टूटी हुई आंखें बहुत कुछ कह रही थी। परिजनों ने जब हिम्मत जुटाकर उससे पूछा तो मासूम ने जो बताया, उसने पूरे परिवार को भीतर तक तोड़ दिया है। जिसके बाद बिना के परिजन बच्ची को लेकर थाने पहुंचे, जिसके बाद बच्ची के मां के बयान पर वैन चालक को अभियुक्त बनाया गया है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित भारतीय दंड संहिता की सख्त धाराओं में केस दर्ज किया है। इधर सूचना मिलते ही बिरसा नगर थाना की पुलिस हरकत में आई और आरोपी वैन चालक को गिरफ्तार कर ली। खेत में ट्रैक्टर से कुचलकर युवक की मौत। जमशेदपुर के बयांगबिल गांव में काम करने के दौरान हादसा, पुलिस ने शुरू की जांच। जमशेदपुर के सुंदरनगर थाना क्षेत्र के बयांगबिल गांव में 21 साल के युवक चंदन की मौत हो गई है। चंदन खेत में काम कर रहा था, इसी दौरान वह ट्रैक्टर की चपेट में आ गया। हादसे की वजह से युवक ने मौके पर दम तोड़ दिया। घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया है। आसपास खेतों में काम कर रहे ग्रामीण दौड़कर मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चंदन की मौत की खबर जैसे ही परिजनों को मिली, परिवार में कोहराम मच गया। गाँव में शोक की लहर दौड़ गई और हर कोई इस अचानक हुई घटना से स्तब्ध रह गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद सुंदरनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की और पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार ट्रैक्टर चालक से पूछताछ की जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि हादसा लापरवाही के कारण हुआ या किसी तकनीकी कारण से। प्रारंभिक जांच में खेत में ट्रैक्टर के संचालन के दौरान सावधानी नहीं बरतते जाने की बात सामने आ रही है। पुलिस हर पहलू से मामले की जाँच कर रही है। धनबाद में हाइवा की टक्कर से युवक की मौत। चापापुर मार्ग पर हुआ हादसा, परिजनों ने मुआवजा और नौकरी की मांग पर किया प्रदर्शन। धनबाद के निरसा थाना क्षेत्र के ईसेल मुगमा एरिया अंतर्गत चापापुर टू कोलियरी मार्ग पर बीती रात एक सड़क दुर्घटना में 22 साल के युवक मिथुन कुंभकार की मौके पर मौत हो गई। मिथुन सोनवाद पंचायत के कोड़ाडंगाल निवासी था। देर रात 11 से 12 बजे के बीच वह अपने घर लौट रहा था, तभी एक अज्ञात हाईवा वाहन ने उसे टक्कर मार दी। घटना की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने शव को सड़क पर रखकर कंपनी प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि ईसेल प्रबंधन इस ग्रामीण सड़क का उपयोग भारी वाहनों के आवागमन के लिए कर रहा है, लेकिन सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क पर न तो स्ट्रीट लाइट की सुविधा है और न ही सुरक्षा गार्ड तैनात किए गए हैं, जिससे हादसों का खतरा बना रहता है। परिजनों के अनुसार मिथुन कुंभकार परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था। उन्होंने कंपनी प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए 20 लाख रुपए मुआवजा और मृतक के पिता को ईसीएल में नौकरी देने की मांग की है। अजीत पवार के निधन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जताया शोक, दी श्रद्धांजलि। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बारामती में हुए विमान हादसे में आकस्मिक निधन के बाद राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है। देश के शीर्ष नेताओं ने अजीत पवार के निधन को भारतीय राजनीति के लिए एक बड़ी क्षति बताया है। इसी बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस घटना पर गहरा दुख प्रकट किया है। उन्होंने अपने शोक संदेश में कहा, महाराष्ट्र के बारामती में प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अजीत पवार जी समेत अन्य लोगों के आकस्मिक निधन का अत्यंत हृदय विदारक समाचार मिला है। स्वर्गीय अजीत जी का आकस्मिक निधन महाराष्ट्र की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने भारी संवेदना व्यक्त करते हुए आगे कहा, मरांगबुरु
नेहरू, दिवंगत अजीत जी तथा अन्य लोगों की आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारजनों, पार्टी कार्यकर्ताओं और शुभ चिंतकों को दुख की यह विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। झारखंड में कड़ाके की ठंड की विदाई, दोपहर में दिखने लगी हल्की गर्मी। कोडरमा, चतरा, गढ़वा सहित 6 जिलों में सुबह कनकनी। झारखंड में अब कड़ाके की ठंड की विदाई लगभग तय मानी जा रही है। मौसम के मिजाज में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। सुबह और रात के समय यहाँ हल्की ठंड बनी हुई है। वहीं दोपहर में तेज धूप और बढ़ते अधिकतम तापमान के कारण गर्मी का एहसास होने लगा है। हालात ऐसे हैं कि लोग अब भारी जैकेट छोड़कर हल्के स्वेटर से ही काम चला रहे हैं। पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो राजधानी रांची में न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि राज्य में सबसे ज्यादा तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि दिन का तापमान और ऊपर जाने के संकेत मिल रहे हैं। नॉर्थ वेस्ट झारखंड के कोडरमा, चतरा, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा और पलामू जिलों में सुबह के समय अभी भी ठंड का असर देखने को मिलेगा। इन जिलों में अधिकतम तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह ने धनबाद मेयर पद के लिए पेश की दावेदारी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को लिखा पत्र। नगर निकाय चुनाव 2026 की तारीखों के ऐलान से झारखंड की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। इसी कड़ी में झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह ने मेयर पद के लिए दावेदारी पेश कर दी है। उन्होंने अपनी दावेदारी को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू को पत्र लिखा है। पत्र में संजीव सिंह ने खुद को पार्टी का एक अनुशासित और समर्पित सिपाही बताते हुए कहा कि वे सदैव संगठन की विचारधारा और राष्ट्रहित के सिद्धांतों पर चलते रहते हैं। संजीव सिंह ने अपनी दावेदारी को मजबूती देने के लिए अपने परिवार की लंबी राजनीतिक विरासत और सामाजिक पारिवारिक आधार का उल्लेख किया है। उन्होंने पत्र में बताया कि उनके पिता स्वर्गीय सूर्यदेव सिंह 4 बार विधायक रह चुके हैं। उनकी माता कुंती देवी ने भी 2 बार विधायक के रूप में जनता की सेवा की है। वह स्वयं भी पूर्व में विधायक के दायित्व का निर्वहन कर चुके हैं। वर्तमान में उनकी धर्मपत्नी रागिनी सिंह झरिया विधानसभा से विधायक के रूप में सक्रिय है। राजनीतिक बैकग्राउंड के अलावा संजीव सिंह ने जमीन स्तर पर अपने जुड़ाव का भी जिक्र किया है। रांची में महिला मेजर के घर पर हमला, हमलावरों ने अधिकारी से की मारपीट। रांची के खेलगांव थाना क्षेत्र स्थित आर्मी एरिया में एक महिला मेजर के घर पर हमला हुआ है। हमले में न सिर्फ मेजर को चोट आई है, बल्कि उनका मासूम बच्चा भी घायल हुआ है। इस संबंध में मेजर के द्वारा खेलगांव ओपी में एफआईआर दर्ज कराई गई है। रांची के दीपाटोली मिलिट्री स्टेशन कथित करियप्पा एनक्लेव में एक सैन्य अधिकारी के आवास पर हमला करने का मामला सामने आया। हमलावरों ने घर में घुसकर महिला अधिकारी के साथ मारपीट की तथा 4 महीने के बच्चे को जबरन छीनकर बाहर फेंक दिया। इस घटना में महिला और शिशु दोनों घायल हो गए। महिला अधिकारी के होंठ कट गए, जबकि शिशु के सिर में सूजन आ गई है। इस वारदात को अंजाम देकर अपराधी मौके से फरार हो गए। गिरिडीह के तिकोनिया झरना पुल के पास हादसा, बाइक सवार युवक को अज्ञात वाहन ने कुचला। नाराज ग्रामीणों ने 2 घंटे सड़क रखा जाम। गिरिडीह डुमरी मेन रोड पर स्थित बदडीहा स्थित तिकोनिया झरना पुल के पास मंगलवार देर शाम सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 26 साल के मेघलाल दास उर्फ टकला दास की मौके पर मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार मेघलाल दास अपरवार टांड का रहने वाला था। वह किसी काम से बाइक से बदडीहा गया हुआ था। वापसी के दौरान पुल के समीप तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी थी। हादसे की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंच गए थे। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने गिरिडीह डुमरी मेन रोड को 2 घंटे से ज्यादा समय तक जाम कर दिया। वे पीड़ित परिवार के साथ न्याय तथा मुआवजे की मांग कर रहे थे। ग्रामीणों का कहना है कि इस मार्ग पर तेज रफ्तार और भारी वाहनों की आवाजाही से पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। गोड्डा में युवक की बॉडी मिली, हंगामा, पड़ोसी से था जमीन को लेकर विवाद, हत्या की आशंका। सोमवार शाम घर से निकला था। गोड्डा के महागामा थाना क्षेत्र अंतर्गत मांगन पिपरा बहियार में 30 वर्षीय युवक का शव मिला है। सुबह खेत की ओर गए ग्रामीण ने बहियार में शव पड़ा देखा, जिसके बाद तुरंत इसकी सूचना महागामा पुलिस को दी गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक की पहचान मांगन पिपरा के रहने वाले अमित कुमार मोदी के रूप में की गई है। जैसे ही शव मिलने की खबर परिजनों तक पहुंची, घर में कोहराम मच गया। पत्नी और परिजन रो रो कर बदहवास हो गए। ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुट गई, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव और सनसनी का माहौल बन गया है। परिजनों के अनुसार अमित सोमवार की शाम करीब 7 बजे घर से यह कहकर निकले थे कि वह थोड़ी देर घूमकर वापस आएंगे और लौटकर खाना खाएंगे, लेकिन देर रात तक जब वो घर नहीं लौटे तो परिजनों को चिंता हुई। कई बार मोबाइल पर संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन फोन बंद मिला। इसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने उनकी तलाश शुरू की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल पाई। मंगलवार सुबह शव मिलने की सूचना पर महागामा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चंद्रशेखर आजाद और महागामा थाना प्रभारी मनोज कुमार दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण किया, आसपास के लोगों से पूछताछ की। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गोड्डा सदर अस्पताल भेज दिया। शराब और जमीन घोटाला, निलंबित आईएएस विनय चौबे के सीए से एसीबी करेगी पूछताछ। झारखंड के चर्चित शराब और जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जांच कर रहा है। इसी क्रम में एसीबी निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे के चार्टर्ड अकाउंटेंट उपेंद्र शर्मा से पूछताछ करेगी। एसीबी ने उपेंद्र शर्मा को समन भेजकर तलब किया है। एसीबी सीए उपेंद्र शर्मा से उन सारे वित्तीय लेन देन का ब्यौरा मांगेगी जो विनय चौबे और उनके करीबियों के खातों से हुए हैं। जांच में यह आरोप सामने आया है कि विनय चौबे ने शराब और जमीन घोटाले से प्राप्त काली कमाई को ठिकाने लगाने के लिए अपने रिश्तेदारों के बैंक खातों, शेल कंपनियों और रियल एस्टेट सेक्टर का सहारा लिया है। झारखंड नगर निकाय चुनाव, रांची में मतगणना के लिए 5 भवनों का चुनाव विकल्प के तौर पर होगा इस्तेमाल।
नगर निकाय चुनाव को लेकर मतगणना स्थल को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की कवायद तेज हो चुकी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद रांची के पंडरा बाजार स्थित मतगणना स्थल पर फिलहाल रोक लगी हुई है। इसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर शहर के 5 प्रमुख भवनों को चिन्हित किया है और इन स्थलों का निरीक्षण कर प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रांची की ओर से संबंधित विभागों को पत्र जारी कर मतगणना एवं वज्रगृह के लिए संभावित स्थलों का भौतिक निरीक्षण कराने का निर्देश दिया गया है। स्पष्ट किया गया कि आगामी चुनावों को देखते हुए मतगणना और वज्रगृह के लिए उपयुक्त स्थान का चयन किया जाना आवश्यक है। इसी क्रम में गैर सरकारी और सरकारी भवनों को विकल्प के रूप में चिन्हित किया गया है। जिन 5 स्थलों को विकल्प के तौर पर रखा गया है उनमें खेलगांव स्थित शेख भिखारी मेडिकल प्रशासनिक भवन परिसर, मोहराबादी स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय, नामकुम के सिरका टोल स्थित झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी नामकुम के रिंग रोड पर स्थित सरला बिरला यूनिवर्सिटी तथा कांके के रिंग रोड स्थित ट्रांसपोर्ट नगर शामिल है। इन सभी स्थलों का निरीक्षण कर विस्तृत प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा, जिसे आगे कार्यालय को भेजा जाएगा। फर्जी कागजात पर जमीन हड़पने का आरोप, आदिवासी संगठनों ने सरना झंडा गाड़कर जताया विरोध। जल जंगल और अपनी जमीन को बचाने को लेकर आदिवासी संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। इसकी शुरुआत रामगढ़ जिले से शुरू कर दी गई है। यह बातें केंद्रीय महासचिव आदिवासी जन परिषद के नेता प्रकाश मुंडा ने कही है। उन्होंने कहा कि गैर आदिवासियों द्वारा षड्यंत्र के तहत फर्जी कागजात बनाकर आदिवासियों की जमीन को लूटा जा रहा है। इसे आदिवासी संगठन कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसका उदाहरण मंगलवार को कुजू ओपी क्षेत्र के सांडी में देखने को मिला है, जहाँ कई आदिवासी संगठनों के सैकड़ों महिला पुरुष पारंपरिक वेशभूषा में सरना झंडा हरवे हथियार के साथ जुलूस की शक्ल में पहुंचकर एक 7 मंजिला इमारत की चारदीवारी को ध्वस्त कर दिया। मौके पर आदिवासी नेताओं ने कहा कि यह जमीन मुंडा खतियान का है, जिसका खाता नंबर 75 प्लॉट नंबर 627, कुल रकबा 84 डिसमिल है, जिसके वारिस प्रदीप मुंडा पिता स्वर्गीय ललका मुंडा, ज्ञानी मुंडा पिता बैजनाथ मुंडा, सूरज मुंडा पिता स्वर्गीय बसंत मुंडा, बरतू मुंडा पिता धूजा मुंडा वगैरह के नाम से दर्ज है। उग्र आदिवासियों ने इमारत की चारदीवारी गिरने के बाद चारों ओर सरना झंडा लगाकर अपना दखल कब्जा करने का किया है। घटना की सूचना पाकर कुजू ओपी प्रभारी आशुतोष कुमार सिंह एवं अनि अरविंद कुमार सिंह दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर आदिवासी नेताओं को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मंत्री सहित कई नेता दिल्ली तलब, शीर्ष नेतृत्व के साथ करेंगे अहम बैठक। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और कांग्रेस कोटे के मंत्रियों को दिल्ली बुलाया गया है। केंद्रीय नेतृत्व के साथ होने वाली इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहेंगे। बैठक का मुख्य एजेंडा राज्य की राजनीतिक रणनीति और कांग्रेस की प्राथमिकताओं पर चर्चा करना है। इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवास पर आयोजित इस बैठक में विधायकों द्वारा हाल ही में उठाई गई शिकायतों को भी रखा जाएगा। माना जा रहा है कि मंत्रियों से इन शिकायतों के संबंध में सवाल किए जा सकते हैं। बता दें, राज्य के कई विधायकों ने पिछले सप्ताह दिल्ली जाकर केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात की और मंत्रियों पर प्राथमिकता न देने का आरोप लगाया था। इस पर आलाकमान ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस प्रभारी के राजू से बात करने के निर्देश दिए थे। बैठक में के राजू, केशव महतो कमलेश, विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, उपनेता राजेश कश्यप, मंत्री राधाकृष्ण किशोर, इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह, शिल्पी नेहा तिर्की सहित सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होंगे। रिम्स ऑडिटोरियम में अभिनव सिंह बस्सी और आचार्य प्रशांत के शो की खबर गलत, प्रबंधन ने किया स्पष्ट खंडन। रांची में सोशल मीडिया और टिकट बुकिंग पोर्टल बुक माई शो पर यह खबर फैल रही है कि 4 और 7 फरवरी 2026 को अभिनव सिंह बस्सी और आचार्य प्रशांत के कार्यक्रम रिम्स में ऑडिटोरियम में आयोजित होने वाले हैं। हालांकि रिम्स प्रबंधन ने इस जानकारी को पूरी तरह गलत और भ्रामक बताया है। प्रबंधन के संज्ञान में आया कि बुक माई शो पोर्टल पर इन दोनों तिथियों के लिए रिम्स ऑडिटोरियम को आयोजन स्थल दर्शाया गया है। यह तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। रिम्स प्रबंधन ने स्पष्ट निर्देश दिया कि उक्त दोनों तिथियों के लिए ऑडिटोरियम की कोई बुकिंग नहीं की गई है और इन कार्यक्रमों का रिम्स से कोई संबंध नहीं है। रिम्स ने कहा कि बिना अनुमति किसी आयोजन स्थल के रूप में ऑडिटोरियम का प्रचार करना अनधिकृत और नियमों के विरुद्ध है। इस संबंध में प्रबंधन ने बुक माई शो को औपचारिक शिकायत ईमेल भेजी है, ताकि पोर्टल पर दी गई त्रुटिपूर्ण जानकारी को शीघ्र सुधारा जा सके। चूंकि संबंधित कार्यक्रमों के लिए टिकटों की बिक्री पहले ही शुरू हो चुकी है। रिम्स प्रबंधन ने जनता को किसी भी प्रकार के भ्रम या असुविधा से बचाने के लिए यह सूचना सार्वजनिक की है। जमशेदपुर में चोरों का तांडव, एक ही शाम में 2 बंद घरों में लाखों की चोरी, इलाके में दहशत। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत धतकिड़िया इलाके में मंगलवार देर शाम चोरों ने एक के बाद एक 2 बंद घरों को निशाना बनाकर इलाके में दहशत फैला दी है। अलग अलग स्थानों पर हुई इन घटनाओं में अज्ञात चोर नकदी, सोने चांदी के जेवरात और महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हाथ साफ कर फरार हो चुके हैं। एक ही शाम में हुई इन 2 वारदातों से स्थानीय लोग सहमे हुए हैं। लोगों ने क्षेत्र में रात्रि गश्ती बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। पहली घटना धतखेड़िया बीएच एरिया रोड नंबर 2 की है। यहाँ रहने वाले अरशद हुसैन परिवार के साथ डॉक्टर के पास इलाज कराने गए हुए थे। इसी दौरान चोरों ने सोने घर का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और करीब 5 लाख रुपए मूल्य के जेवरात, 25,000 रुपए नकद तथा कई जरूरी दस्तावेज चुरा लिए हैं। देर शाम जब परिवार घर लौटा तो टूटा ताला और बिखरा सामान देखकर चोरों की जानकारी हुई। दूसरी घटना धतखेड़िया बीएच रोड नंबर 1 स्थित क्वार्टर नंबर 80 की है, जहां नदीम खान का आवास है। घटना के समय नदीम खान ड्यूटी पर थे, जबकि उनकी पत्नी मायके गई हुई थी। घर खाली पाकर चोरों ने ताला तोड़ा और 25,000 रुपए नकद, लगभग 300 ग्राम चांदी के जेवर और कई सोने की अंगूठियां लेकर फरार हो गए।
झारखंड नगर निकाय इलेक्शन 2026 दलीय नहीं फिर भी राजनीति, क्या शहरी चुनाव से खुलेंगी गठबंधन की गांठें? झारखंड में लंबे इंतजार के बाद नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है। चुनाव आयोग की अधिसूचना के साथ ही शहरी राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। भले ही यह चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहा, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि किसी प्रमुख राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या यह चुनाव आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक राजनीतिक सेमीफाइनल साबित होगा? चुनाव आयोग के मुताबिक 29 जनवरी को नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, जो 4 फरवरी तक चलेगी। 5 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 6 फरवरी को नाम वापसी की अंतिम तिथि तय की गई है। 7 फरवरी को प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। मतदान 23 फरवरी को होगा, जबकि 27 फरवरी को मतगणना कर परिणाम घोषित किए जाएंगे। यह चुनाव इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि रांची सहित कई बड़े नगर निगम लंबे समय से प्रशासकीय व्यवस्था के भरोसे चल रहे थे। कागजों में भले ही नगर निकाय चुनाव दलीय आधार पर न हो, लेकिन व्यवहार में राजनीतिक दल पूरी तरह सक्रिय है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और भाजपा अपने अपने समर्थित उम्मीदवारों को उतारने की रणनीति पर काम कर रही है। पलामू में मेयर पद के लिए झामुमो द्वारा समर्थन की घोषणा ने यह साफ कर दिया कि गठबंधन के भीतर भी समन्वय की कमी सामने आ सकती है। वहीं भाजपा शहरी क्षेत्रों में अपनी पारंपरिक पकड़ बचाए रखने की चुनौती का सामना कर रही है। राजनीतिक जानकार इसे शहरी वोट बैंक का लिटमस टेस्ट मान रहे हैं। जमशेदपुर की कालिंदी नदी में बच्चा डूबा, सिस्टम किनारे खड़ा रहा, अब तक न सुराग न जवाब। जमशेदपुर के बारीडीह स्थित डोंगा घाट पर 11 साल के अंकुश कालिंदी नदी में डूब गया, लेकिन उससे भी ज्यादा डरावनी तस्वीर उसके बाद सामने आई है। एक ऐसा प्रशासन जो नदी के किनारे तो देखा पर हालात में उतरने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। घटना 26 जनवरी की दोपहर करीब 2 बजे के आसपास की है, जब बिरसा नगर निवासी अंकुश नदी में डूबा। अगर तत्काल सुनियोजित और संसाधन युक्त कार्रवाई होती तो शायद हालात कुछ और होते, लेकिन बीतते घंटों के साथ उम्मीद भी बहती चली गई। 24 घंटे से ज्यादा समय गुजर चुका है, पर बच्चे का कोई पता नहीं चल पाया है। मंगलवार सुबह क्षेत्र की विधायक पूर्णिमा दास साहू घटना स्थल पर पहुंची और परिजनों को आश्वासन दिया कि रांची से एनडीआरएफ की टीम भेजी जा रही है। मगर शाम ढल गई, रात गुजर गई और एनडीआरएफ कहीं नजर नहीं आई। इंस्टाग्राम लव से कोडरमा के गांव तक बवाल, बंगाल की प्रेमिका से शादी कर हैदराबाद में रहा, अचानक हुआ गायब, घर तक पहुंची युवती। कोडरमा के मरकच्चो थाना क्षेत्र अंतर्गत मुरकमनाय पंचायत के ग्राम बेला में बीती रात अचानक अफरा तफरी का माहौल बन गया। पश्चिम बंगाल की एक युवती महिला मोर्चा के साथ गांव पहुंची और जमकर हंगामा किया है। युवती का आरोप है कि बेला गांव निवासी नितेश पंडित से उसकी पहचान इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। बातचीत धीरे धीरे प्यार में बदल गई। दोनों ने एक मंदिर में शादी भी किया है। युवती का दावा है कि इसके बाद दोनों हैदराबाद में 7 से 8 महीने तक पति पत्नी की तरह रह रहे थे। युवती के अनुसार कुछ समय बाद नितेश पंडित बिना किसी सूचना के अचानक फरार हो गया। मोबाइल बंद होने के कारण उससे संपर्क टूट गया। युवती ने अपने स्तर से उसकी काफी खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। खुद को ठगा और असहाय महसूस करने लगे। इसके बाद युवती कोडरमा पहुंची और मरकच्चो थाना में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता का कहना है कि युवक ने न्यायालय में विवाह करने का आश्वासन देकर जमानत ली थी, लेकिन अब वह न तो संपर्क में है और न ही मंदिर में की शादी को स्वीकार कर रहा है। सीसीएल सिरका ओबी डंपिंग स्थल पर 12 चक्का हाईवा पलटा, चालक घायल। रामगढ़ के सीसीएल सिरका कोलियरी स्थित ओबी डंपिंग स्थल पर बीते मंगलवार की देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। आउटसोर्सिंग कंपनी कृष्णा इंफ्रास्ट्रक्चर का 12 चक्का हाईवा ट्रक ओबी डंपिंग के दौरान पलट गया, जिससे कोलियरी क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई है। इस हादसे में हाईवा चालक को अंदरूनी चोटें आई हैं। जानकारी के अनुसार मंगलवार देर रात सिरका कोलियरी में ओबी खनन कार्य में लगे कृष्णा इंफ्रास्ट्रक्चर आउटसोर्सिंग कंपनी का हाईवा खनन स्थल से ओबी लोडिंग लेकर डंपिंग स्थल पहुंच गया था। डंपिंग के दौरान जब चालक वाहन को पीछे बैक कर रहा था, उसी दौरान संतुलन बिगड़ गया और हाईवा पलट गया। हाईवा पलटते ही कोलियरी क्षेत्र में हड़कंप मच गया। चालक को अंदरूनी चोटें आई हैं, हालांकि उसकी स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही कोलियरी प्रबंधन और आउटसोर्सिंग कंपनी के कर्मी मौके पर पहुंचे। घटना के बाद आनन फानन में पलटे हाईवा को डंपिंग स्थल से हटाया गया है। बुधवार सुबह डोजर मशीन की मदद से ओबी गिरे क्षेत्र को साफ कर दिया गया, ताकि खनन कार्य को दोबारा शुरू किया जा सके। बड़ी बहन के यहाँ आई युवती का शव कुएं में मिला। गुमला के बिशनपुर थाना क्षेत्र के हिलता जामाटोली गांव में 19 वर्षीय युवती का शव घर के बगल स्थित कुएं से बरामद किया गया है। युवती हाल ही में अपनी बड़ी बहन के घर आई हुई थी, जो घाघरा थाना क्षेत्र के पिठवर टोली की निवासी थी। मृत युवती की पहचान अनिमा कुमारी के रूप में की गई है। जानकारी के मुताबिक सोमवार की सुबह अनिमा पानी लाने के लिए निकली थी, लेकिन काफी देर बाद घर नहीं लौटी। काफी देर बाद जब उसे नहीं आने पर परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। खोजबीन के दौरान घर के पास कुएं में उसका शव दिखाई दिया। लोगों ने इसकी सूचना मुखिया सुशील मुंडा को दी है। वहीं मुखिया ने इसकी जानकारी बिशनपुर थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकाला है। पुलिस ने पंचनामा बनाते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गुमला भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच में जुटी है। पोस्टमार्टम के बाद ही कारण का खुलासा हो पाएगा। गिरिडीह में कोयला लदी बाइक और कार की टक्कर, बाइक सवार गंभीर, कार चालक को लगी चोट, स्थानीय लोगों ने की मदद। गिरिडीह के बगोदर थाना क्षेत्र अंतर्गत हरिहर धाम रोड पर मंगलवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। रात करीब 10 बजे कोयला लदी बाइक और एक कार के बीच आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार गंभीर घायल हो गया, जबकि कार चालक को भी चोटें आई हैं। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और बाइक पर लगा कोयला
सड़क पर फैल गया, जिससे कुछ देर के लिए मार्ग पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। स्थानीय लोगों के अनुसार बाइक सवार हजारीबाग की ओर से बगोदर की तरफ कोयला लेकर जा रहा था, वहीं दूसरी ओर से कार बगोदर से हरिहरदाम रोड होते हुए जा रही थी। इसी दौरान अचानक दोनों वाहनों की आमने सामने टक्कर हो गई। तेज आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण और राहगीर मौके पर पहुंचे। उन्होंने घायलों को सड़क से हटाया और तत्काल बगोदर थाना पुलिस को सूचना दी। लोगों की मदद से घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। हादसे के बाद कुछ समय तक सड़क पर आवागमन प्रभावित रहा। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र में अवैध निर्माण टूटेंगे, हाईकोर्ट ने प्रतिवादियों की याचिका खारिज की। झारखंड हाईकोर्ट ने जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति क्षेत्र में अवैध निर्माण और नक्शा विचलन से जुड़े मामले में राकेश कुमार झा की जनहित याचिका पर आज सुनवाई की है। हाईकोर्ट ने आदेश सुनाते हुए कहा कि सभी 24 प्रतिवादियों के अवैध निर्माण अब तोड़े जाएंगे। हाईकोर्ट ने इस संबंध में अपना आदेश पूर्व में दे दिया है, अब उसमें किसी तरह का संशोधन नहीं किया जाएगा। दरअसल प्रतिवादियों ने हाईकोर्ट से उसके द्वारा 14 जनवरी 2026 को दिए गए आदेश में संशोधन करने का आग्रह किया था। प्रतिवादियों ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए 14 जनवरी को हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की गुहार लगाई थी। जेएनसी की ओर से अधिवक्ता कृष्ण कुमार ने पक्ष रखा था। प्रतिवादियों ने अपनी याचिका में भवनों को तोड़ने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अवैध निर्माण किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। रांची निगम चुनाव 2026 34 माह बाद फिर होगी रांची की अपनी सरकार, अफसरों की चिरौरी से जनता को मिलेगी निजात। झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। करीब 34 माह के अफसरों के राज के बाद रांची में फिर शहर की अपनी सरकार होगी। 23 फरवरी को मतदान होगा और 27 फरवरी को शहर की सरकार के चेहरे सबके सामने होंगे। इसके बाद शहर की करीब 15 लाख आबादी को अफसरों की चिरौरी से मुक्ति मिल जाएगी। निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही शहर के 53 वार्डों में राजनीति की बिसात बिछने लगी है। लंबे समय से जनता के बीच में अपनी जगह बनाने में जुटे नेता अब पूरी तरह सक्रिय हो चुके हैं। वार्डों के आरक्षण से कई नेताओं का समीकरण बिगड़ गया था। अब आरक्षण से बिगड़े खेल को बनाने में जुटे नेता कहीं पत्नी तो कहीं भाभी तो कहीं बहन को राजनीति में उतारने में जुटे हुए हैं, क्योंकि रांची नगर निगम के 53 वार्डों में 27 वार्ड सामान्य वर्ग के लिए है, वहीं 11 वार्ड अनुसूचित जनजाति, 2 वार्ड अनुसूचित जाति, 4 वार्ड पिछड़ा वर्ग, 2 ओबीसी, 9 वार्ड अत्यंत पिछड़ा वर्ग, 1 के लिए आरक्षित किया गया है। इसमें कुल 25 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। वार्डों के आरक्षण से निर्वतमान पार्षदों का खेल पूरी तरह बिगड़ चुका है। इसमें 5 निर्वतमान पार्षद ऐसे हैं जो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसमें वार्ड नंबर 11, 15, 17, 26, 27 है। जमशेदपुर में संजीव सिंह हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला, दोषियों को आजीवन कारावास की सजा। संजीव सिंह हत्याकांड मामले में कोर्ट ने दोषी दुबराज नाग और मृतक के चचेरे भाई जितेंद्र सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों को अपनी अंतिम सांस तक जेल में रहना होगा। साथ ही कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 30-30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। करीब 10 साल बाद कोर्ट ने मामले में दोषियों को सजा सुनाया है। मामले में 13 लोगों की गवाही हुई है। हालांकि साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने 6 आरोपी मंगल टूडू, मोहन कश्यप, मिथुन चक्रवर्ती, चित्रू सरदार, डोमिनिक सैमसन और सरफुद्दीन को बरी कर दिया है। इसी महीने कोर्ट ने दोनों को दोषी करार दिया था। कोर्ट में अभियोजन की ओर से सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर वीरेंद्र कुमार ने सरकार का पक्ष रखा था। जमशेदपुर के गोविंदपुर क्षेत्र में 12 मई 2016 को जोजो बेड़ा रेलवे फाटक के पास जमीन विवाद में दिन दहाड़े संजीव सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस दिन सुबह करीब 9 बजे संजीव सिंह अपनी गाड़ी से सोपोडेरा से टेल्को की ओर जा रहे थे। रास्ते में जोजो बेड़ा रेलवे फाटक बंद होने के कारण वे वहां रुके थे। इसी दौरान पहले से घात लगाए अपराधियों ने